स्टार्ट। तो दोस्तों स्पेस 30 में हम फोटोन लीक, स्पेस क्रिएशन एंड साई, वेव फंक्शन साई के विषय में बात करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि ये इस बाउंड्री के अंदर पूरा का पूरा खाली स्पेस है, ना एनर्जी है इसमें, ना मास है, कुछ भी नहीं है सपोज। और इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? डीप स्पेस। क्या बोल दिया कैमरामैन रीमा जसवाल? डीप स्पेस। कुछ नहीं है यहाँ, ना मास एनर्जी, कुछ भी नहीं है। अब हम कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे किसी डीप स्पेस में आइंस्टीन साहब के थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह हम कोई एक मास m रख देते हैं, मास m रख देते हैं। तो क्या ये मास m इस डीप स्पेस में अकेला रहेगा? नहीं रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मास के साथ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जो मास के करीब ज़्यादा होगी और उससे दूर कम होगी ना। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक दायरा होगा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक दायरा होगा। अगर कोई भी दूसरा मास हम यहाँ रख देंगे तो वो एनर्जी गेन कर लेगा। कोई भी दूसरा मान अगर रख देंगे, कोई भी दूसरा मास, तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। मतलब इस डीप स्पेस में जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ मास अकेला नहीं रख सकता। मास के साथ एक सराउंडिंग ग्रेविटेशनल स्पेस होगा जिसमें एनर्जी होगी, एनर्जी होगी। अब हम कहते हैं कि सपोज कि ये मास जो है E बराबर mc स्क्वायर, जो आइंस्टीन साहब की इक्वेशन है, E बराबर mc स्क्वायर से ये मास फोटॉन्स में तब्दील हो रहा है। चारों तरफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, चारों तरफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ समय के बाद ये मास जो हो जाएगा, इस डीप स्पेस को हम फिर से यहाँ जनरेट करते हैं। कुछ समय के बाद फोटॉन निकल रहे हैं, तो मास जा रहा है फोटॉन्स के में, ठीक है ना। तो ये मास m/2 हो जाता है और ये मास छोटा भी हो जाएगा। ये मास कैमरामैन छोटा हो जाएगा। ये कितना है? m/2 हमने बाहर दिखा दिया, कितना है? m/2, ठीक है ना। समझ रहे हो? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो रहेगी, वो जो यहाँ पे जीरो हो रही थी, वो और पास में जीरो हो जाएगी, वो और पास में, उसका दायरा भी घट जाएगा, उसका दायरा भी घट जाएगा, ठीक है। दरअसल दोनों सीधे एक साथ चलेंगी। मास से जब फोटॉन्स निकलेंगे तो मास घटेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की ओर भागेगी, अंदर की ओर भागेगी, फोटॉन बाहर की ओर भागेंगे। एक समय ऐसा, फोटॉन कहाँ जा रहे हैं? बाहर की ओर। फोटॉन कहाँ है? बाहर की ओर। फोटॉन बाहर की ओर, फोटॉन बाहर की ओर। और ग्रेविटेशनल फील्ड सिकुड़ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड सिकुड़ रही है। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा मास खत्म हो जाएगा, तो इस पूरे डीप स्पेस में फोटॉन चारों तरफ बिना किसी प्रतिरोध के या बाउंड्री के चारों तरफ एज एन इन्फिनिटी चलते चले जाएंगे, चले जाएंगे। स्पेस का कोई मतलब रहेगा नहीं। ये डीप स्पेस अगर यूनिवर्स की बाउंड्री को दर्शाता था, जिसमें कुछ नहीं था, मान लेते, अगर वो यूनिवर्स की बाउंड्री को दर्शाता तो इसका कोई मतलब रहेगा? इसकी कोई बाउंड्री रहेगी नहीं। वो तो इनफिनाइट समय के लिए वो चले जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोटॉन जो है वो पूरी तरह से खाली स्पेस में
नहीं चल सकता है, अन्यथा स्पेस का कोई मतलब नहीं रहेगा। फोटॉन के चलने के लिए कि एक प्री एनर्जाइज्ड स्पेस चाहिए। पहले वो जब मास से निकलता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चलता है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड तो कम होने लगती है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो कम होने लगती है क्योंकि मास घटने लगता है, लेकिन ये फोटॉन फिर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये फोटॉन क्या बोलते हैं, धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे ये फोटॉन एक नया स्पेस क्रिएट कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा ये फोटॉन मूव करना, फोटॉन की एनर्जी लगभग, स्पीड तो वही रहेगी लेकिन एनर्जी जीरो हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जो पहले जब फोटॉन नहीं था, जो फील्ड यहाँ थी इस रीजन में थी, और जो मास घटते घटते ग्रेविटेशनल फील्ड सिकुड़ती चली गई और वो पूरी तरह से जीरो हो गया। लेकिन फोटॉन निकलते निकलते इनकी एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और ये मास और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की सारी एनर्जी जो है डीप स्पेस में एक रीजन में इस पूरे डीप स्पेस को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस पूरे, मतलब ये डीप स्पेस में अब, इस डीप स्पेस में अब कुछ नहीं रहेगा, मास भी नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी रहेगी, लेकिन ये पूरा डीप स्पेस जो रहेगा, जो फोटॉन्स में एनर्जी थी जो मास से आई थी उससे फील्ड है। ये बेसिक एनर्जी है। ये क्या है? बेसिक स्पेस एनर्जी। जिस डीप स्पेस की हम बात करते हैं उस डीप स्पेस में एक बेसिक एनर्जी है। तो जब कभी भी हम एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट कोई भी डीप स्पेस की बात करेंगे कि वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, मान लेते ग्रेविटी नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिक एनर्जी, बेसिक स्पेस एनर्जी है। और जब कभी भी हम कोई मास यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि कोई मास है m, कोई मास m है, तो उसके साथ वो अकेला नहीं रहेगा, इस बेसिक एनर्जी में ये मास होगा और इसी मास के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड का दायरा भी होगा। मतलब मास और ग्रेविटी इसी बेसिक एनर्जी पे सुपर इम्पोज होंगी। मतलब मास और जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है ये इसी बेसिक एनर्जी पे सुपर इम्पोज होंगी। अब ये पूरा का पूरा, अब इस स्टेज में अगर ये पूरा का पूरा मास फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए और ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी खत्म हो जाएगी, तो ये जो फोटॉन्स हैं, फील्ड तो अंदर की ओर भागेगी ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन फोटॉन्स बाहर निकलेंगे और ये जो बेसिक एनर्जी जो डीप स्पेस में है वहाँ पर बिना अपने को चेंज किए वो चलते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही डीप स्पेस की बाउंड्री पे पहुँचेंगे वो फिर उनकी एनर्जी जो है वो अपना नेचर खोएंगे और ये फोटॉन एज एन एंटाइटी वीक होते जाएंगे। और ये जो डीप स्पेस है उसमें तो उतनी एनर्जी थी ही पहले से, जो ये मास और फील्ड की एनर्जी है एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करेगी। यही फोटॉन जो डीप स्पेस के आगे निकल जाता है और इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मास और ग्रेविटी से आ रही है, वही ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बना इसी को कहेंगे क्या? फोटॉन लीक से बनता है। किससे बनता है? फोटॉन लीक से। यही एक्स्ट्रा स्पेस को स्पेस क्रिएशन करता है। तो जब ये पहले डीप स्पेस की बाउंड्री अंदर थी, उसके अंदर एक मास था, ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री ये थी, फिर ये मास और ग्रेविटेशनल फील्ड सब कुछ लूज हो गया। अब ये इंटरनल बाउंड्री डीप स्पेस की फाइनल बाउंड्री हो गई, केवल फाइनल बाउंड्री बचेगी और फाइनल बाउंड्री इंटरनल बाउंड्री से क्या रहेगी कैमरामैन? बड़ी रहेगी। क्या रहेगी? लेकिन जो एनर्जी बड़े वाले में पूरी रहेगी यूनिफॉर्मली वो अंदर वाले में भी रहेगी। लेकिन अंदर वाले में ये बेसिक एनर्जी जब मास और ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से थी और जब ये स्पेस केवल इतना ही बड़ा था, इंटरनल बाउंड्री के बराबर था, ये एनर्जी तो अब भी है जब मास और फील्ड नहीं है। मास और फील्ड जब नहीं है तब भी वही एनर्जी है बेसिक।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन मास फील्ड की एनर्जी ने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर दिया, अब बाउंड्री को यहाँ तक ले आए। तो इसका मतलब क्या है कि मास जब पूरी तरह से E बराबर ये मास और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड E बराबर mc² से जब ये पूरी की पूरी एनर्जी फोटॉन्स में तब्दील हो जाएगी और फोटॉन जब स्पेस क्रिएट कर लेगा, तो उसके बावजूद भी मास की ये पूरी एनर्जी जब ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएशन में लग गई, उसके बावजूद भी मास और इसकी फील्ड की जगह पे, मास और इसकी फील्ड के दायरे में, मास और इसके फील्ड के दायरे में वो बेसिक एनर्जी रहेगी, वो बेसिक एनर्जी रहेगी। मतलब E बराबर mc² से पूरा मास जब गायब भी हो जाएगा और उसके साथ फील्ड भी गायब हो जाएगी, तो जहाँ मास ओरिजिनली था और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड थी, वहाँ पर अब भी एक बेसिक स्पेस एनर्जी बचेगी, जो E बराबर mc² में काउंट नहीं होगी। ठीक है ना? तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? जहां मास और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों है, उस जगह पे अगर मास से एसोसिएटेड एनर्जी को हम mc² से कहें, मास और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी को हम किससे कहें? mc² से कहें, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी कैमरामैन? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी जो फार्मूला होगा वो होगा mc² प्लस बेसिक स्पेस एनर्जी। ठीक है ना? तो जो E बराबर mc² है वो केवल मास के इक्विवेलेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक स्पेस एनर्जी को काउंट नहीं करता है। इसीलिए मास जो अभी रेस्ट में था, ये मास अगर इसमें मोमेंटा भी हो, क्या हो? मोमेंटा भी हो, तो आइंस्टीन का जो रिलेशन है E बराबर आइंस्टीन साहब का m² c⁴ प्लस p² ना, ये टोटल, जिसमें ये रेस्ट मास से संबंधित एनर्जी और ये मोमेंटा से संबंधित एनर्जी, ठीक है ना, ये टोटल एनर्जी, इस एनर्जी ये केवल इस रेस्ट मास और उसके मोमेंटा से संबंधित एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? जिस जगह ये मास है और उसकी सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस जगह की ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? ये तो मास के इक्विवेलेंट एनर्जी है, मास में जो मोमेंटा है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी है। टोटल एनर्जी जो होगी, इसमें आपको बेसिक स्पेस की एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। इधर भी जोड़िए, और समझ रहे हो ना? पहले तो E² बराबर m² c⁴ p²c², ये केवल इस मास से संबंधित एनर्जी है, उसमें जो मोमेंटा है उससे संबंधित एनर्जी है, ठीक है ना? लेकिन ये इसमें स्पेस की एनर्जी, जो स्पेस की एनर्जी मास और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में थी, वो शामिल नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटेशनल, जैसे जैसे मास घटेगा ग्रेविटेशनल फील्ड छोटा होता जाएगा, ठीक है ना? लेकिन स्पेस में जो बेसिक एनर्जी है, सिंपल टर्मों में कहें कि अगर ये मास है और ये पूरी की पूरी एनर्जी E बराबर mc² से अगर ये फोटॉन्स में तब्दील लूज हो जाती है, तो इस खाली स्पेस में स्पेस की एनर्जी बचेगी। क्या बचेगी? स्पेस की एनर्जी बचेगी। और ये मास जो आप बोल रहे थे खाली स्पेस में नहीं है, उसमें एक बेसिक एनर्जी की स्पेस में है, और जब ये मास पूरी एनर्जी लूज कर जाएगा तो इसमें बेसिक स्पेस एनर्जी बचेगी, और सराउंडिंग स्पेस में भी वही बेसिक स्पेस एनर्जी वो भी यूनिफॉर्मली रहेगी। बस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इसकी बाउंड्री को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। ठीक है ना? तो इसलिए E बराबर कैमरामैन, E बराबर E² बराबर m² c⁴ प्लस p²c² में रेस्ट मास एनर्जी, और जो ये मास अगर रेस्ट पे ना रहे, मूव भी करे, तो मोमेंटा वाली एनर्जी तो होगी, लेकिन स्पेस की एनर्जी काउंट नहीं होगी। अच्छा, अभी हम स्पेस की एनर्जी को काउंट नहीं करते हैं, केवल मास
और जो मोमेंटा की एनर्जी को डिराक साहब ने जिस तरह से लिखा, किस तरह से लिखा कैमरामैन, किस तरह से लिखा, बीटा, किस तरह, बीटा एम सी स्क्वायर, हाँ वही, मतलब एम सी स्क्वायर प्लस अल्फा पी इंटू सी, इस फॉर्म में लिखा था। इसको 3 कंपोनेंट अगर एक्स में कर दें तो सिग्मा हो जाएगा ना, इस फॉर्म में लिखा था। लेकिन ये कंप्लीट एनर्जी नहीं है, इसमें आपको कंप्लीट एनर्जी के लिए बेसिक एनर्जी जोड़नी पड़ेगी। दोनों तरफ स्पेस की एक बेसिक एनर्जी यसी को जोड़ना पड़ेगा, यसी को जोड़ना पड़ेगा। स्पेस एनर्जी और जो ये वाली रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम सहित, ये एक्चुअली में टोटल एनर्जी बताएगा, ये एनर्जी टोटल एनर्जी बताएगा। तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो बीटा एम सी स्क्वायर प्लस हम सिग्मा अल्फा पी सी, जो एक्स वाई जेड तीनों पे है, ठीक है, प्लस स्पेस एनर्जी ना, ये होगा। ये 3 कंपोनेंट आएंगे, समझ रहे हो ना कैमरामैन। और ये क्या है, टोटल एनर्जी, जिसमें स्पेस की एनर्जी इंक्लूड है, स्पेस की एनर्जी इंक्लूड है। वेव फंक्शन जो होता है, जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन जिस पे एनर्जी ऑपरेटर से हम ऑपरेट करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं, तो ये टोटल एनर्जी देता है स्पेस की एनर्जी के साथ, स्पेस की एनर्जी के साथ, स्पेस की एनर्जी के साथ, समझ रहे हो ना। वो इस एनर्जी के अलावा जो स्पेस की एनर्जी है वो भी देगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कैमरामैन, ठीक है ना। कहने का मतलब है, जगह नहीं है, हाँ कोई ये इस पे है, इसमें है, ठीक है, लिखा है। अरे एक सेकेंड, कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन पे एनर्जी ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो उसमें क्या कैमरामैन, समझ रहे हो ना, रिलेटिविस्टिक एनर्जी तो मिलेगी ही, रिलेटिविस्टिक एनर्जी तो मिलेगी ही। कौन सी रिलेटिविस्टिक एनर्जी, बीटा एम सी स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा एक्स पी एक्स सी, ये एनर्जी तो मिलेगी ही, प्लस स्पेस की एनर्जी भी मिलेगी। ये एक्चुअली में टोटल एनर्जी होगी, क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। समझ रहे हो कि नहीं बात, समझ रहे हो कि नहीं बात। और जब हम इक्वेशन को जब इस तरह से इस बेसिक स्पेस एनर्जी को जोड़ देंगे और वेव फंक्शन को अंदर ले जाएंगे तो नई डिराक इक्वेशन जो हो जाएगी बीटा एम सी स्क्वायर साई, और इसको ऑपरेटर के साथ अगर लिखेंगे तो माइनस आई एच कट सी अल्फा सिग्मा अल्फा एक्स डेवर बाई डेवर एक्स साई प्लस स्पेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई स्पेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई, स्पेस एनर्जी प्लस मल्टीप्लाइड बाई साई। ये एक्चुअली में कंप्लीट डिराक इक्वेशन होगी, क्या होगी, कंप्लीट डिराक इक्वेशन होगी, डिराक इक्वेशन जिसमें स्पेस एनर्जी भी है, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन जो बनती है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होती है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन में क्लासिकल एनर्जी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड प्लस सिग्मा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना। ठीक। अब इसको दोनों तरफ हम साई से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस एनर्जी में, एनर्जी के इस फॉर्म में, भले ही क्लासिकल वे में इसको दिखाया गया है जो रिलेटिविस्टिक का थोड़ा कम मतलब एक्यूरेट है, लेकिन चूंकि हम इसको पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू एक्स वाई जेड में, तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को भले एक्यूरेट वे में ना लिखें इस टर्म के अलोंग, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में हम ये वाली एनर्जी जो है रेस्ट मास एनर्जी के साथ साथ स्पेस की एनर्जी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी टर्म में स्पेस की भी एनर्जी को इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो भले ही काइनेटिक एनर्जी टर्म परफेक्ट ना हो,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टर्म में रेस्ट मास एनर्जी प्लस स्पेस की एनर्जी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक जगह कमी है, लेकिन दूसरी जगह क्लासिकल श्रोडिंगर इक्वेशन में स्पेस की एनर्जी को भी काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंप्लीट इक्वेशन होगी, कंप्लीट इक्वेशन डिराक इक्वेशन में, उसमें सिंगल डेरिवेटिव तो होगा ही, साथ साथ क्या बोलते हैं, कौन सा, ये तो जो बिना डेरिवेटिव वाला टर्म है वो तो होगा ही, लेकिन स्पेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई का भी टर्म होगा, जिसको हम सिस्टम के पैरामीटर में लिख सकते हैं, सिस्टम के पैरामीटर में लिख सकते हैं। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन में जो डबल डेरिवेटिव मिस है, जब इसको साई को अंदर लाएंगे तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा ना, तो ये टर्म हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट, तो ये एक्चुअली में जो कंप्लीट डिराक इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव भी अपने आप में ले अपने अंदर रख सकता है। तो कंप्लीट जो वेव फंक्शन इक्वेशन होगी वो एक्चुअली में बीटा एम सी स्क्वायर साई माइनस आई एच कट सी सिग्मा अल्फा एक्स डेवर बाई डेवर एक्स साई, साई एक्स वाई जेड तीनों पे है, सिग्मा मतलब 3 डायमेंशन में अलग अलग टर्म, और इस टर्म को हम सिस्टम के पैरामीटर, सिस्टम में एक अपना मोमेंटा होगा, सिस्टम में एक अपना मोमेंटा और उसका एक रेस्ट मास भी होगा। स्पेस की एनर्जी को उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जैसे हम स्पेस की एनर्जी को उस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में अगर लिख दें ना, इस फॉर्म में लिख दें तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना, सिग्मा डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई, ये टर्म भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि स्पेस की एनर्जी ठीक इतनी ही नहीं होगी, ये तो हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि हम स्पेस की एनर्जी को किसी तरह सिस्टम के नॉन पैरामीटर्स में हम लिख रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, जिसको हम स्पेस कांस्टेंट कहेंगे, जो एक्चुअली में इन दोनों का फैक्टर स्पेस की एनर्जी के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई वेव फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन विथ स्पेस एनर्जी, और स्पेस एनर्जी का टर्म ये रहा, और जिसके साथ स्पेस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी हमने जोड़ दिया। एक्चुअली में हम ऐसा क्यों करने चाहते हैं? क्योंकि हमने जो बताया था ना कि न्यूक्लियस की फील्ड, अगर सब कुछ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड मासलेस पार्टिकल से बनी हुई है, और ये अगर एटम बना रहा है और ये सब कुछ फील्ड है, तो ये फील्ड भी बेसिक जो स्पेस की एनर्जी है उसी पे ही, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड उसी पे सुपर इम्पोज है, उसी पे इम्पोज है, और इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से एक्चुअली में मास बनता है। क्या बनता है? मास बनता है। तो इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जब कोएलेस करते हैं तो मास भी बनाते हैं ना। तो इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को जब हम बैलेंस करेंगे डेवर बाई डेवर टी पर यूनिट वॉल्यूम, जहां मास बन रहा है, तो इसमें 3 कंपोनेंट आने चाहिए। एक डिफ्यूजन का, जो डबल डेरिवेटिव के टर्म में होगा साई के, ठीक है, एक डायमेंशन में अगर दिखाएं, 3 डायमेंशन में 3 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। कितना, क्या बोलते हैं, नेगेटिव मास में पार्टिकल अंदर आ रहे हैं, कितना बाहर जा रहे हैं, नेट टर्म, प्लस ये मास में वेलोसिटी भी है, और इसको रिबाउंड भी करेगा, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कहीं ना कहीं b टाइम्स, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ux पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? यूएस पे। कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस की फील्ड है और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके अगर मास बना रहे हैं, जहाँ पे भी मास बना रहे हैं, उस कहीं कहीं कम ज़्यादा है, जहाँ मेजर मास है वो पोजीशन मान लीजिए x है, जिससे सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दें और उसकी वेलोसिटी ना, और जहाँ जहाँ कम है, कम जहाँ पे जहाँ कम ओवरलैप हुआ वहाँ क्लाउड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लाउड बन जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, इधर भी पीछे भी होंगे, लेकिन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को अगर हम इस वॉल्यूम में जहाँ मास और क्लाउड है, क्लाउड और कहीं भी होगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल क्या है? काज है, और मास और क्लाउड इफेक्ट है, इसलिए इस पोजीशन पर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को अगर हम साई मान लें, जो पोजीशन x की है,
ना वन डायमेंशन में, तो ये डेंसिटी कैसे चेंज होगी 3 टर्म में, कितने पार्टिकल नेट डिफ्यूज हुए इधर और इधर से ना नेट, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक है ना। प्लस इस मास में वेलोसिटी भी है जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा, और वो वेलोसिटी इस डिफ्यूजन के खिलाफ होगी, डिफ्यूजन के खिलाफ होगी, उसको वापस रिबाउंड तो इन पार्टिकल्स को ठेलेगा। तो बी टाइम्स कितना ठेलेगा, जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी जो पोटेंशियल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगी मल्टीप्लाइड बाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, साई एक्स टी, प्लस ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इन दोनों से आएंगे नेट, वो आपस में कोलेज करके मास बना रहे हैं, तो वो पार्टिकल लॉस होंगे, क्या होंगे, लॉस होंगे, तो उसको हमने स्पिन कांस्टेंट बनाया। और ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में जब मास बनाएंगे तो सभी कोलिजन्स, कुछ रिबाउंड भी होंगे लेकिन वही कोलिजन्स मास बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो इसलिए हमको अगर एक पार्टिकल मास और क्लाउड के साथ चल रहा है तो उसके लिए हम यूएक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूएक्स वेलोसिटी। लेकिन दूसरे के लिए हमको, अगर दूसरा पार्टिकल के लिए हमको डिफ्यूजन से संबंधित टर्म लिखना पड़ेगा जो स्पीड को कहीं ना कहीं, स्पीड और कंसंट्रेशन दोनों को डिफाइन करेगा। तो दूसरा टर्म जो हमको लिखना पड़ेगा वो माइनस डी डेवर बाई डेवर एक्स साई से, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इस इक्वेशन में 3 टर्म है, इस इक्वेशन में 3, जहाँ साई के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह डबल डेरिवेटिव है, और डिराक इक्वेशन की तरह सिंगल डेरिवेटिव भी है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन तीनों चीजों को तभी एस्टेब्लिश कर पाएगी जब एनर्जी फार्मूलेशन जो डिराक का रिलेटिविस्टिक है, बीटा एम सी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स पी एक्स सी, इसमें हम स्पेस की एनर्जी दोनों तरफ मान लें कि नहीं है, उसको जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें। ये जो तीसरा टर्म मिलेगा इनके अलावा, और दोनों तरफ ये टोटल एनर्जी देगा, क्या देगा, टोटल एनर्जी। और इस दोनों तरफ हम जब साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरफ तो ई साई हो जाएगा जो टोटल एनर्जी देगा, और वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई। साई हमेशा टोटल एनर्जी, स्पेस की एनर्जी के साथ जो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों देगा ना, और ये ऑपरेटर में लिख दिया हमने, ठीक। और इधर वाले टर्म क्या बोलते हैं, बीटा एम सी स्क्वायर साई, ठीक है। और इसको जब अंदर लाएंगे ऑपरेटर में, माइनस आई एच कट सी सिग्मा अल्फा एक्स डेवर बाई डेवर एक्स साई, ये नॉर्मल डिराक इक्वेशन, प्लस ये वाला जो टर्म यसी वाले टर्म में हम इसको तीसरा टर्म अब हम जोड़ लेंगे जो श्रोडिंगर वाले में मिसिंग है। श्रोडिंगर वाले में टर्म जो था ना, वो टर्म हम ई यसी इंटू साई में ऐड कर लेंगे, और वो टर्म हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m सिग्मा डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई, ठीक। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होगा, इसके साथ एक कांस्टेंट, स्पेस कांस्टेंट जोड़ेंगे ताकि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर हो, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर हो, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू यसी इंटू साई के बराबर हो ना, इसीलिए स्पेस कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं हूँ मनीष जायसवाल, और कन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद से, मकान नंबर 869 से। ये है मेरी बहन रीमा जायसवाल। इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए एक्चुअली में मैं इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज नहीं, देर सवेर। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि E बराबर एम सी स्क्वायर में स्पेस की एनर्जी को भी हम स्पेस की एनर्जी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइंस्टीन जो थॉट एक्सपेरिमेंट था कि हम किसी कंटेनर को हम डीप स्पेस में ले जाते हैं जिसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, और उस डीप स्पेस में कोई ग्रेविटी इत्यादि नहीं होती है। दरअसल किसी भी मास को, कंटेनर को अगर हम कहीं भी डीप स्पेस में जो यूनिवर्स के अंदर ले जाएंगे, वो डीप स्पेस में कुछ ना कुछ बेसिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ बेसिक एनर्जी होगी। और जिस भी मास को हम कितने भी डीप स्पेस में ले जाएंगे, जहां हम बिल्कुल जीरो एनर्जी मान रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई एनर्जी है।
और उस मास को जैसे हम डीप स्पेस में रखेंगे तो वो मास अकेला नहीं रहेगा, अपने अगल बगल ग्रेविटेशनल फील्ड को भी डेवलप कर लेगा और कंटेनर के अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब अगर अंदर क्या बोलते हैं कोई फोटोन बल्ब से निकलता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से किसी मास से अगर कोई फोटोन निकलता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में चलेगा जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। उसके बाद जब वो डीप स्पेस में चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से एनर्जी लेस स्पेस में चल रहा है। वो डीप स्पेस की जो बेसिक एनर्जी है जो हर जगह मौजूद है वो उसमें चलता है। लेकिन जब उसकी बाउंड्री भी क्रॉस हो जाती है तो फोटोन ही नया डीप स्पेस बनाता है और उसको एनर्जी देता है। फोटोन अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है और एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएशन हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।